प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी कक्षा 8 के दूसरे पाठ लाख की चूड़ियाँ इस पाठ का शब्दार्थ एवं सारांश जानेंगे। प्रस्तुत कहानी को कामता नाथ जी ने बदलू नामक एक व्यक्ति को आधार बनाकर लिखा है और लाख की चूड़ियाँ शीर्षक का अर्थ होता है लाख धन चूड़ियाँ, जिसमें लाख का अर्थ होता लाह और लाह एक पदार्थ है और चूड़ियाँ का अर्थ होता है चूड़ियाँ या कंगन, अर्थात लाह की चूड़ी या लाह के कंगन। अब आगे देखें। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। अब लेखक कह रहे हैं कि मेरे मामा के गांव में अगर कोई व्यक्ति मुझे सबसे अच्छा लगता था तो वह था बदलू। बदलू क्या है? बदलू एक व्यक्ति का नाम है और उसका नाम बदलू क्यों पड़ा? देखिए बच्चों, जो बदलू था वह एक वस्तु के देकर दूसरी वस्तु लेता था, अर्थात वस्तुओं की अदला बदली करता था। इस कारण से उसका नाम पड़ गया बदलू। तो बदलू लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां देता था, कांचा देता था। इस कारण से वह लेखक को बहुत अच्छा लगता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। लेखक कह रहे हैं मुझे अपने मामा के गांव जाने की सबसे बड़ी खुशी इसलिए होती थी कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास बहुत सी रंग बिरंगी कांच होती थी जो सभी बच्चों के मन को मोह लेती थी। इस कारण से हम अपने मामा के यहाँ बड़ी खुशी से, बड़ी चाव से जाते थे। अब आगे देखें। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था। लेखक कह रहे हैं वैसे अगर बात की जाए तो बदलू मेरे मामा के गांव का था तो मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन उस गांव के सभी बच्चे बदलू काका कहते थे, तो मैं भी उन सभी बच्चों का अनुसरण करते हुए बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। कह रहे कि बदलू का जो मकान था वो थोड़ा सा ऊंचाई पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। मकान के सामने मतलब मकान के बिल्कुल सामने एक बड़ा सा सहन, सहन माने होता आंगन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष भी लगा था। उसी वृक्ष के नीचे बदलू अपना काम किया करता था। कह रहे कि उसी आंगन में नीम का पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे बैठ करके बदलू चूड़ी बनाने का काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती, बगल में उसी के बगल में भट्ठी दहकती थी, मतलब जलती थी, जिसमें लाख पिघलाया करता था। जिसमें लाख, लाख का मतलब होता लाह, एक पदार्थ है, उस पदार्थ को पिघलाया करता था। और सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उससे सलाख के समान पतला कर लेता था, चूड़ी का आकार देता, पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लेखक कह रहे हैं कि उसी के बगल में 4-6 अलग अलग साइज की, अलग अलग आकार की बेलन नुमा, अर्थात बेलन की आकृति की मुंगरियां रखी रहती थी। अब मुंगरियों की विशेषता था क्या थी कि आगे पतली रहती थी और पीछे थोड़ा सा मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुंगरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। लेखक कह रहे हैं कि लाख की चूड़ी का आकार देख करके उनके हिसाब से वो मुंगरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना कर देता था। फिर एक एक करके पूरे हाथ की सभी चूड़ियां बनाने के बाद उन पर बदलू जो है रंग करता था। आगे देखें। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। लेखक कह रहे हैं कि बदलू है वो चूड़ी बनाने का कार्य हमेशा एक मचिया पर बैठकर करता था और उसकी जो मचिया थी बहुत पुरानी हो गई थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। लेखक कह रहे हैं कि जो बदलू है अपने बगल में हुक्का क्या होता है? एक धूम्रपान का साधन है जो पहले लोग प्रयोग करते थे।
तो हुक्का रखा रहता था और बीच बीच में जब उसको आवश्यकता होती थी तो उसे उठाकर पीता रहता। गांव में दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। लेखक कह रहे हैं मेरा जो दोपहर का समय था ज़्यादातर समय बदलू के पास ही बीतता था। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। लेखक कह रहे हैं वह मुझे लला कहकर पुकारता था, बुलाता था और मैं जैसे ही वहाँ पहुँचता था मेरे लिए एक छोटी सी मछिया मंगा देता था। मछिया का मतलब होता है चौकोर टाइप की खटिया, और जिसकी साइज भी छोटी होती थी और ऊंचाई भी छोटी होती थी। तो आप चित्र में देख सकते हैं। मैं घंटे बैठे बैठे उससे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। कह रहे मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते हुए देखता रहता था। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। लेखक कह रहे हैं लगभग मतलब प्राय रोज प्रत्येक दिन ही वह 4-6 जोड़े चूड़ी बना लेता था, और जब पूरा चूड़ी बना लेता था तो उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ समय तक चुपचाप देखता रहता था कि जैसे मानो बेलन को नहीं देख रहा हो बल्कि किसी नई दुल्हन हो और उस दुल्हन की कलाई को देख रहा हो। आगे बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। लेखक कह रहे हैं कि बदलू मनिहार था। मनिहार का अर्थ होता है चूड़ी बनाने वाला। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। चूड़ी बनाने का काम उसका पैतृक मतलब पितृपक्ष से, पिता से प्राप्त था, या आप कह सकते हैं वंशानुगत था, या आप कह सकते हैं पुश्तैनी था। पेशा माने व्यवसाय, अर्थात चूड़ी बनाने का जो उसका पेशा था वो पैतृक था, पिता से प्राप्त था। और कह रहे हैं कि वास्तव में अगर वास्तविकता की बात की जाए तो बहुत सुंदर चूड़ी बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, कह रहे हैं, और उसके द्वारा बनाई गई जो चूड़ी थी उसकी बहुत मांग थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। लेखक कह रहे हैं कि उस गांव की सभी स्त्रियां तो उनकी चूड़ी पहनती ही पहनती थीं, और जो अगल बगल के गांव की औरतें थीं वो भी उससे बनाई हुई चूड़ियां ले जाती थी। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता ना था। कह रहे हैं कि कभी भी वह चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। कह रहे हैं कि अभी तक उसका जो वस्तु विनिमय का तरीका था, अर्थात व्यापार की जो विधि थी वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का अर्थ होता है कि एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेना, इसी को वस्तु विनिमय कहते हैं। और वो क्या करता था, सबसे अनाज लेता था और उसके बदले में उन्हें चूड़ियाँ देता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। लेखक उसके स्वभाव के बारे में बताते हुए कहते हैं कि बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, हमने कभी भी उसे झगड़ते हुए नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। कह रहे हाँ, लेकिन एक बात है कि जब कभी शादी विवाह का अवसर होता था तो वह जिद पकड़ लेता था। जिद का मतलब होता है अपने पर आ जाना। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। लेखक कह रहे हैं कि पूरे जीवन चाहे आप उससे फ्री में, मुफ्त माने फ्री में, बिना पैसे की चूड़ी ले जाओ, लेकिन विवाह के अवसर पर वह सारी कसर, कसर माने होता कमी, निकाल लेता, मतलब पूरा कर लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। लेखक कह रहे हैं कि बात भी ऐसी है कि आखिर जो सुहाग होता है, सुहाग के जोड़े का महत्व भी तो होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा से किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि मुझे याद है कि मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की का विवाह था और उस विवाह में छोटी सी बात को लेकर वो बिगड़ गया मतलब नाराज़ हो गया। फिर उसको मनाने में लोहे लग गए, अर्थात लाख कोशिश करनी पड़ी। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए मिलते सो अलग। लेखक कह रहे हैं कि विवाह के समय जो चूड़ी का जोड़ा बनाता था, इसी जोड़े का इतना मूल्य हो जाता था, इतना कीमती हो जाता था कि उसकी जो घरवाली है, घरवाली मतलब होता है
पत्नी को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता और उसके लिए पगड़ी मिलती। पगड़ी मतलब कपड़ा, और रुपए जो मिलते सो अलग, और पैसे भी उसको अलग से मिलते। अब आगे देखिए, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। लेखक कह रहे हैं कि बदलू को अगर किसी बात से चिढ़ का अर्थ होता नाराजगी या खींच थी, तो कांच या शीशे की चूड़ियों से। यदि किसी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता और कभी कभी दो चार बातें भी सुना देता। लेखक कह रहे हैं कि अगर किसी स्त्री के हाथों में उसने कांच की चूड़ी देख ली तो अंदर अंदर कूद उठता। कुड़ने का अर्थ होता है यहाँ पे, कुड़ना का अर्थ होता है खींचना या जलना, और इतना जल उठता था कभी कभी कि दो चार बातें भी सुना देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। लेखक कह रहे हैं कि वो मुझसे घंटों घंटों बातें करता था, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में पूछता, और कभी शहर के जीवन के बारे में पूछता। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सब कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच आ जाए। लेखक कह रहा है कि मैं उससे कहता था कि शहर के लोग, शहर की औरतें कांच की चूड़ी पहनती हैं, तो वह कहता था कि शहर की बात तो अलग है, वहाँ तो सब कुछ अलग होता है, वहाँ की औरत जो है अपने मर्द का हाथ पकड़ कर के सड़कों पर घूमती हैं, और फिर उनकी कलाई भी नाजुक होती है, अगर कांच की चूड़ी पहन लें, लाख की चूड़ी पहनेंगी तो मोच आ जाएगी। आगे, कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। कह रहे हैं कि कभी कभी, अर्थात कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर करता था, मेहमानी करता था। गाय के दूध होता था तो मलाई बचा कर रखता था, और आम की फसल आने में तो मैं रोज़ उसके यहाँ से दो चार आम खाकर आता। कह रहे हैं कि आम का फसल रहता था तो दो चार आम उसके आम के खाने को मिलते थे। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। लेखक कह रहे हैं मलाई और आम खाने के अतिरिक्त मुझे सबसे अच्छा यह लगता था कि मुझे रोज एक दो गोली बनाकर जो दे देता था। आगे, मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। लेखक कहते हैं कि अधिकतर हर गर्मी की छुट्टी में मैं अपने मामा के यहाँ जाता था और एक आध महीने वहाँ रहकर जब स्कूल खुल जाता था तो वापस आ जाते थे। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। लेखक आगे बता रहे हैं कि दो ही तीन बार मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी जो है किसी कारण से मेरे पिता का जो स्थानांतरण एक दूर के शहर में हो गया, जिस कारण से बहुत दिन तक हम अपने मामा के गांव जा ही नहीं सके। लगभग 8-10 वर्षों बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि ही नहीं रह गई। कह रहे हैं लेखक कि जब मैं दोबारा वहाँ पर गया तो लगभग 8-10 साल बाद गया, चूँकि इतना बड़ा हो गया था कि अब कांच में मेरी रुचि ही नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ही नहीं आया। कह रहे हैं कि मामा के यहाँ रह रहे हैं, उनके गांव में भी हैं, लेकिन बदलू का मुझे याद ही नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। कह रहे हैं उसी दौरान हमने देखा कि गांव की जितनी भी स्त्रियां हैं हमारे मामा के यहाँ, सभी कांच की चूड़ियां पहन रही हैं, जो पहले लाख की चूड़ियां पहना करती थी। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी, बिरले माने एक आध लोग। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। कह रहे हैं तभी एक दिन एकाएक मुझे बदलू का ज्ञान आया, ध्यान आया या याद आई। क्या बात यह है कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की
कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। लेखक कह रहे हैं बरसात का दिन था और मेरे मामा की छोटी लड़की आगे में फिसल कर गिर गई, तो उसके हाथ में कांच की चूड़ी टूटकर घुस गई जिससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे। लेखक कह रहे हैं कि हमारे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। लेखक कह रहे हैं हमने ही उसका इलाज किया। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। तभी कह रहे हैं उसी समय मुझे जब पट्टी कर रहे थे और कांच की चूड़ी हमने देखा तो मुझे बदलू का स्मरण हुआ, बदलू का याद आया और मैं सोचा कि मैं उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। इसलिए लेखक कह रहे हैं कि शाम को हम घूमते टहलते उनके घर पहुंचे। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। लेखक कह रहे हैं और जब शाम को मैं घूमते घामते उनके घर पहुंचा तो हमने देखा कि उसी चबूतरा पर जो जहाँ पर बदलू बैठकर काम करता था, आज उसी नीम के पेड़ के नीचे खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। लेखक ने बदलू काका को नमस्ते किया। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। लेखक कह रहे हैं उन्होंने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया कि नमस्ते भैया, और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। लेखक कह रहे हैं लेकिन मुझे वो पहचान नहीं सके और काफ़ी देर तक हमें देखते रहे। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। लेखक कह रहे हैं मैंने अपना परिचय दिया कि काका मैं जनार्दन हूँ और आपके यहाँ से गोलियां बनवा कर ले जाता था। बदलू फिर भी चुप रहा। इसके बाद ही बदलू चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, मानो कि वह कुछ सोच कर याद कर रहा हो। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए हो। तब एकाएक वो बोला कि आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। लेखक चारपाई पर बैठे हुए उत्तर देते हैं कि हाँ, आना इधर नहीं हो सका काका कुछ कारणों से, क्योंकि अब लंबी शहर में हम लोगों की पोस्टिंग हो गई है, हस्तांतरण हो गया है, इस कारण से। कुछ देर फिर शांत रही। मैंने इधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो उसकी मचिया नजर आई ना ही भट्ठी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। लेखक कह रहे कुछ देर हम लोग शांत रूप में बैठे थे, हमने इधर उधर देखा तो ना तो उनकी मचिया दिखाई दी ना ही भट्ठी। तब मैंने पूछा आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। लेखक कह रहे हैं कि हमने पूछा कि काका आजकल काम आप नहीं करते क्या? नहीं लला, काम तो साल से बंद है, मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। बदलू ने उत्तर दिया कि नहीं लला, नहीं मुन्ना, अब काम तो बंद हुए कई साल हो गया है, क्योंकि मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ अब कोई लेने वाला नहीं है। गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है, अब सभी गांव में, हर गांव में कांच मतलब शीशे की चूड़ी का प्रचार हो गया है, प्रचलन हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला। कौन? बदलू कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला, अर्थात ये मशीन का युग हो गया है, मशीनीकरण हो गया है। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में है वह लाख में कहाँ संभव है। मशीनी युग के महत्व को बताते हुए बदलू कहता है कि आजकल तो सब काम मशीन से हो रहा, खेत भी मशीन से जोते जा रहे हैं, और जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में वो लाख की चूड़ियों में नहीं है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। लेखक ने कहा कि लेकिन काका ये जो कांच है, शीशा है, बहुत खतरनाक होता है, अर्थात खतरे भरा होता है, जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आई और वह देर तक खांसता रहा। कह रहे कि कांच बहुत नाजुक होता है, नाजुक माने कोमल होता है, यह कहते हुए उसको खांसी आई और कुछ देर तक खांसने लगा। मुझे लगा कि उसे दमा है, अवस्था के साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। लेकिन कह रहे कि मैंने महसूस किया कि अवस्था के कारण शरीर ढल चुका है और उसके जो माथे और हाथ की नसें हैं उभर आई थी, और ऐसा लग रहा था कि इनको दमा हो चुकी है।
जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, लग रहा है कि उसने मेरे अंदर की बात को जान लिया हो। बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है और 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। उसने कहा कि दमा नहीं है बेटा, फसली खांसी का मतलब होता है मौसम के कारण खांसी का आना, और फिर बता रहा है कि 10 महीने 2 महीने से आ रही है और 10-15 दिन के अंदर ये ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांत रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। कह रहे कि कुछ मैं चुप रहा, अर्थात शांत हो गया। मुझे लगा कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा माने कोई पीड़ा छुपी हुई है। मैं देर तक सोचता रहा कि मशीनी युग अर्थात इस वैज्ञानिक युग ने, मशीनीकरण ने कितने के हाथ काट दिए। हाथ काटने का मतलब होता है बेरोजगार कर दिया। फिर देर तक शांत रही तो शांति मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। लेखक कह रहे हैं, जब काफ़ी देर शांति हो गई तो मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा, काका आम की फसल अब कैसी है? अच्छी है लाला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जू, लाला के लिए आम तो ले आ। कह रहे हैं उन्होंने जवाब दिया कि बहुत अच्छी है लाला, बहुत लहक कर मैंने खुश होकर उत्तर दिया और अपनी बेटी रज्जू को आवाज़ दिया कि लाला के लिए आम तो ले आओ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, मुखातिब का मतलब होता है देख कर बात करना। बोला, माफ़ करना लाला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। लेखक ने उत्तर दिया कि नहीं काका, आम तो इस साल हमने बहुत खाया है। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जानू दूंगा तुमको। बदलू ने उत्तर दिया कि वाह, कैसी बात कर रहे हो बेटा, बिना आम खिलाए हम आपको कैसे जाने देंगे। मैं चुप हो गया। मुझे वो दिन याद हो गए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। मैं शांत हो गया। मुझे पुराने दिन याद आने लगे। लेखक बता रहे हैं कि जब मैं वहाँ आता था तो गाय की दूध की मलाई निकाल कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लाला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? बदलू ने उत्तर दिया, गाय नहीं है लाला, 2 साल पहले हमने उसको बेच दिया, क्योंकि उसे कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। कह रहे तभी उनकी बेटी, बदलू की बेटी रज्जो जो है, अंदर से एक डलिया में ढेर सारा आम लेकर आती है। यह तो बहुत है काका, इतना कहाँ खा पाऊंगा। लेखक ने कहा, काका ये बहुत ज़्यादा है, इतना हम नहीं खा पाएंगे। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 गुने आम एक बखत में खा जाता था। बखत माने बार में। वाह, वह हंस पड़ा और कहा, भैया तुम शहरी हो ना, और मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 गुने आम एक बखत माने एक बार में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। लेखक ने उत्तर दिया कि आपकी बात कुछ अलग है। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इस साल यह पेड़ तैयार हुआ है। अच्छा बेटी, बदलू अपने बेटी को कहता है कि बेटी अच्छी तरह से 4-5 आम निकाल लो, सिंदूरी वाले देना 4-5, और देखो लला ये कैसे हैं, ऐसा कहता है। इसी साल यह पेड़ से तैयार हुआ, अर्थात नया नया पेड़ में नया फल आया है। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। लेखक कह रहे हैं कि रज्जू ने, अर्थात बदलू की बेटी जो रज्जू ने 4-5 आम अपनी अंजलि में लेकर के लेखक की तरफ बढ़ा दिया। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण उसके हाथों पर ठिठक गई। कह रहे हैं कि आम लेने के लिए जब मैंने अपना हाथ बढ़ाया तो मेरी नज़र जो है कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए उसके हाथों पर रुक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत फब रही थी। अब फबना मतलब जचना, सुंदर लगना। कह रहे हैं कि उसके गोरी गोरी कलाइयों पर ये लाख की जो चूड़ी थी बहुत सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा। कह रहे बदलू काका ने मेरी दृष्टि को, मेरी नज़र को पहचान लिया और बोला, यही आखिरी जोड़ा था, जोड़ा बनाया था,
अर्थात अंतिम जोड़ा यही था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। अर्थात ये जमींदार की बेटी की जो लड़की थी उसकी शादी के लिए बनाया था, लेकिन 10 आने जब हमने मांगा तो उन्होंने नहीं दिया, तो हमने लौटा लिया और कहा जाके शहर से ले लो। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। लेखक कहते हैं कि मैंने आम तो ले लिया, खाकर भी थोड़ी देर बाद चला आया वहाँ से, लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार मानकर भी हार नहीं मानी। अर्थात उसका जो व्यक्तित्व था अपने व्यक्तित्व को बनाए रखा, कांच की तरह नहीं था कि टूट जाए या बदल जाए। तो लेखक के कहने का आशय है कि बदलू का एक अलग व्यक्तित्व था और इस व्यक्तित्व को आधार बना करके उन्होंने अपनी कहानी की रचना की। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बस इतना पढ़ेंगे। अगली क्लास में फिर हम लोग कोई दूसरा पार्ट लेकर उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग।